जो पैरा एथलीट से बात कर रहे हैं, उनका फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, उनका कोचेस से बात कर रहे हैं, हमने ये पाया कि कुछ एथलीट्स बहुत फ्रेश हैं, एक साल से या फिर एक साल से भी कम प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी वो कुछ ओलंपिक मेडलिस्ट को जो है बीट करने में सक्षम हुए हैं। और ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 2 साल से कोविड का जो सिचुएशन चल रही थी, उसके लिए हमारे जो कंपटीशंस हैं वो 2 साल से ना इधर नेशनल कंपटीशन हुए नॉर इंटरनेशनल कंपटीशन हुए। तो ये 2 साल की वेट के बाद एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ है और उड़ीसा में हुआ है, और आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत ही अच्छा कंडक्ट हुआ है और इसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट्स आए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के बाद ये पहला बड़ा कंपटीशन हमने ये नेशनल कंपटीशन उड़ीसा में किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे एथलीट्स भी बहुत सेटिस्फाइड हैं एंड दे आर आल्सो एक्साइटेड कि जिस तरीके की यहाँ परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, जिस तरीके की हमारे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हमने यहाँ रिसीव किए हैं, एक बहुत इनकरेजिंग है, ये एक बहुत इंस्पायरिंग है, जो कि पूरे देश में जितने भी पैरा एथलीट्स हैं या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बहुत ही मोटिवेशन है। सर, ये जो हरियाणा का जो टीम है, हमें लगता है कि ये नंबर 1 टीम इन इंडिया है, पैरा एथलीट का जो टीम आया है अभी, इसके बारे में क्या रीज़न क्या है, ये इनका इतना अच्छा प्रदर्शन जो हो रहा है? देखिए, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो इंडिया में बेस्ट है। उनको जो कैश अवार्ड्स देना या उनको नौकरियां देना या उनको और इंसेंटिव्स देना, प्रमोशन देना, या उनका जो कोचिंग में कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर में, या उनका जितना भी जैसे ये नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी उनको हर एक इवेंट के लिए अलग अलग कैश अवार्ड देना, ये मैक्सिमम है इंडिया में। तो डेफिनेटली व्हेन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग टू द एथलीट्स वुड आल्सो परफॉर्म देयर बेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, हरियाणा ने एक लीड लिया है तो और जो स्टेट्स हैं उनको भी लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी उड़ीसा की भी अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी थोड़े दिन पहले ही बनी है और वो भी बहुत अच्छी पॉलिसी है। और अभी उड़ीसा के भी लोग, मैं समझ, बच्चे जो हैं हमारे एथलीट्स, वो आगे आएंगे। आपको पता है कि प्रमोद भगत बैडमिंटन में पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और भी आपके एथलीट्स इधर उड़ीसा के बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, हरियाणा से एक लीड लिया है तो दूसरे स्टेट्स को भी उसको फॉलो करना चाहिए। ओलंपिक एसोसिएशन का जो अभी लॉन्ग टर्म विजन या फिर शॉर्ट टर्म विजन क्या है इसके? हम सक्सेस है, इसको आगे लेके कैसे जाना है? हमारा जो अभी जो नेक्स्ट टारगेट है 2024 जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स है, वो उससे पहले हमारा इसी साल 2022 में अक्टूबर में हमारा एशियन पैरा गेम्स है हांगझोउ चाइना में। तो हमारा टारगेट है एक हिस्ट्री क्रिएट करना, जैसे हमने टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स में की है। तो हमारा जो अभी 2022 में जो चाइना में एशियन गेम्स है, हमारा टारगेट 100 मेडल से ऊपर लेना है उसमें। और हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि हम 100 से ऊपर ही करेंगे, उससे नीचे नहीं करेंगे। और जैसे ही हम एशियन गेम में सक्सेस करेंगे तो उसके बाद हमारा एकदम टारगेट होगा नेक्स्ट 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो मैं समझता हूँ हमारे पैरा एथलीट्स बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। हमने कुछ एथलीट से बात किया था, उन्होंने कहा कि वो 5-6 साल से ये कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये जो कंपटीशन था ये अलग था, इसमें सब कुछ सिस्टमेटिक था, सब कुछ जो है बहुत सिस्टमेटिक था। तो ये क्या, किस बारे में एक्चुअली हर एथलीट के अंदर जो है इस टूर्नामेंट को लेके, इस चैम्पियनशिप को लेके बहुत अच्छा फीडबैक्स उत्साह मिला। तो क्या ये हमारा जो जब ये ओलंपिक में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके बाद ही ये सब हुआ है या फिर कोई नया सर्च आया है? नहीं, देखिए ऐसा है, 2016 जो रियो पैरालंपिक गेम्स हुई थी उसमें हमारे 4 मेडल आए थे, वो भी एक रिकॉर्ड था। क्योंकि जो रियो ओलंपिक्स में हमारे सिर्फ 2 मेडल थे, लेकिन रियो पैरालंपिक गेम्स में हमने 4 मेडल लिए थे। तो पैरालंपिक्स में उधर भी हमने ओलंपिक्स से अच्छा किया था। रियो पैरालंपिक गेम्स के बाद बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ है पैरालंपिक स्पोर्ट्स में। और
उसके बीच में 2018 में हमारा एशियन पैरा गेम्स हुआ था जकार्ता में, जिसमें हमने 72 मेडल दिए थे, वो भी एक हिस्ट्री था। और उसके बाद तो अभी जो हमने पैरालंपिक गेम्स टोक्यो में 19 मेडल लिए हैं, वो तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो इसकी वजह से इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है कि जो पैरालंपिक स्पोर्ट्स है वो हाउस होल्ड नेम हो गया। हर एक इंडिया में हर एक बच्चे को हर एक घर में पैरालंपिक गेम्स के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। इसलिए जितने भी दिव्यांग लोग हैं इंडिया में, वो हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं। आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एंट्रीज आई हैं, जबकि हमने रिस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि हम यहाँ आने के लिए नेशनल में हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है, उसको भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एथलीट्स क्वालिफाई करके आए हैं। तो बहुत खुश हैं हम। और जिस तरीके से जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहेगी तो ये अपग्रेडेशन ऑफ द स्टैंडर्ड होता रहेगा। तो बहुत अच्छा है कि जो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन से हम समझते हैं कि बहुत अच्छा हम अचीव करेंगे। और ये पैरालंपिक गेम्स जो है एक स्पोर्टिंग वर्ल्ड में इंडिया का नाम एक अलग से रोशन करेगा। सर, ये जो अभी सारे भारतवर्ष में जो दिख रहा है कि ये पारा एथलेटिक को लेके जो एक बहुत अच्छा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का जो दिख रहा है, उसको कैसे कायम रख सकते हैं? देखिए, कायम तो ऐसा है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, कॉरपोरेट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारे क्या कहते हैं एथलीट्स जो हैं पूरे अपने जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उन्होंने अलग अलग डिफरेंट अच्छी पॉलिसीज़ बना के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको कायम रखने के लिए हम थ्रू आउट द ईयर हम जो एथलीट्स हैं उनको, जो टॉप एथलीट्स हैं उनको सेलेक्ट करके टैलेंट हंट करके उनको कोचिंग कैंप में डालते हैं, उनको जो इक्विपमेंट स्पेशल इक्विपमेंट है वो देते हैं, उनको जो मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो देते हैं। तो जब इंटरनेशनल एक्सपोजर में हमारे एथलीट जाते हैं तो डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो हमारे को जितने भी मैंडेटरी जो गेम्स होते हैं जैसे एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया या पैरालंपिक गेम्स में, वो अच्छा करेंगे। तो उस डायरेक्शन में हमारा कोचिंग भी हमें, अगर उनको स्पेशलाइज्ड फॉरेन कोच से कोचिंग चाहिए वो भी देते हैं, उनको फॉरेन कंट्री में जाके कोचिंग लेनी है तो वो भी देते हैं। मतलब किसी तरीके की हमने इस चीज़ में कमी नहीं रखी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, जिससे कि हम रिज़ल्ट भी आ रहे हैं और रिज़ल्ट भी हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हमारी पैरा एथलीट्स की, हमारे दिव्यांगजन की अपनी मेहनत है, हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा काम तो उनको सपोर्ट करना है। तो हमारी सपोर्ट में कोई कमी नहीं होगी, ये इसको हम बेहतर करते रहेंगे ईयर बाय ईयर। तो मैं समझता हूँ अच्छा परफॉर्मेंस होगी। सर, और एक चीज़ था कि हमने देखा कुछ कैटेगराइजेशन का जो है थोड़ा इश्यूज था एथलीट के अंदर, क्लासिफिकेशन के लेके, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है। और क्लासिफिकेशन के लिए भी क्या है कि हमारे को जो क्लासीफायर होना चाहिए वो IPC अप्रूव्ड क्लासीफायर होना चाहिए, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के। तो अभी हमारा जैसे एथलेटिक्स में हमारे पास सिर्फ 7 नेशनल एक्रीडेटेड, मतलब जो IPC एक्रीडेटेड क्लासीफायर्स हैं, जो कि बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि हमने पिछले 2 साल से बहुत कोशिश की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ कराएं और हमारे को ज़्यादा क्लासीफायर्स हम लेवल 2 लेवल 3 के एक्रीडेट कराएं IPC से। लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हमारा जितना भी हमने प्लानिंग की थी वो हम पूरी नहीं कर पाए। अभी मैं समझता हूँ कि कोविड का दौर अब ख़त्म हो गया, तो हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं। Immediately after this national, we are going to plan at least 2 courses in a year, 2 courses in a year in India, and we will send our national classified abroad also, so that they can be upgraded to international classifiers. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनको एजुकेशनल कोर्सेज कराएं, लेवल 2 के एजुकेटर्स को एक्रीडेट कराएं IPC से, और जो एक्रीडेट होते हैं IPC से उनको डिफरेंट स्टेट्स में भेजें, जो एक बेसिक एजुकेशन है डिफरेंट स्टेट्स में, वहाँ पर भी ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम्स करके वो हर एक स्टेट में एक बेसिक एजुकेशन देके वहाँ पर भी क्लासीफायर्स को तैयार करें, जो कि उनको फिर आगे अपग्रेड करें। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ अगले 2-3 साल में इस सिस्टम को कैसे हम और भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं सर? नहीं, इसको सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर नहीं है ये, तो हम वी आर डिपेंडेंट ऑन IPC।
ये आईपीसी अगर हमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स में सहायता देते हैं या वो हमारे जो जितने भी हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं टू बिकम क्लासीफायर्स उनको ट्रेनिंग देते हैं तो और वो उसमें एग्जामिनेशन में आईपीसी की पास होते हैं तभी वो ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज हों क्योंकि इसमें क्या है कि इंटरनेशनल जो एजुकेटर्स हैं वो उनकी डिमांड उनके लिए बहुत ज़्यादा है, उनकी सप्लाई बहुत कम है। तो इसलिए उनको 6 महीने 8 महीने साल 1 साल का मतलब स्लॉट में मतलब उनको लाने के लिए लग जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कंटिन्यूस प्रोग्राम रखेंगे तो जिससे कि हम कंटिन्यूस ये प्रोग्राम करते रहेंगे तो हमारे क्लासीफायर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। सर एक आखिरी सवाल है सर, ये जो ओलंपिक में लाइसेंसिंग का कुछ है जो कि कुछ एथलीट्स बोल रहे थे कि हमें दुबई जाके लाइसेंस लेके आना पड़ता है, इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर? नहीं, लाइसेंस तो हर एक एथलीट का जो है, जैसे नेशनल में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो हम हर एक एथलीट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जितने भी एथलीट इंटरनेशनल कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं आईपीसी के इवेंट्स में तो उनका एथलीट रजिस्ट्रेशन होता है, वो आईपीसी लाइसेंस उनको लेना पड़ता है, वो मैंडेटरी है, उसके बिना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो इसलिए है क्योंकि उनका डेटाबेस वो अपने पास रखते हैं जिससे कि मतलब डाटाज नहीं होगा तो आगे उसको कैसे प्लानिंग करेंगे। इसीलिए हमारा नेशनल लेवल पे भी हमने एथलीट रजिस्ट्रेशन का डाटा मेंटेन करने के लिए शुरू किया पिछले 3 साल से। तो जो आप बोल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन का नहीं है, वो क्लासिफिकेशन का है क्योंकि हमारे पास इधर कोई इंटरनेशनल क्लासीफायर्स नहीं है इंडिया में। तो उनको जो एथलीट्स को क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल में करानी होती है तो उनको अब्रॉड जाना पड़ता है जहाँ के इंटरनेशनल क्लासीफायर्स आते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे नेशनल क्लासीफायर्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कुछ क्लासीफायर्स को हम अपग्रेड करें इंटरनेशनल क्लासीफायर्स के ग्रेड में, जिसको कि लेवल 3 लेवल 4 होता है। तो उसके लिए हम भेजेंगे और हमारा पूरा प्रोग्राम है। अब वो कितनी जल्दी से जल्दी करा पाते हैं ये आईपीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी जल्दी अपने एजुकेटर्स को प्रोवाइड करें।